इसलिए वो अम्बेडकर जी है। तो अब तो सीरियस हो ही जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति की बात चल रही है उसका कितना एहसान है हम पे, आपके समाज पे विशेष रूप से, ये भी समझना चाहिए। जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन पानी नहीं पी सकते। उन्होंने एक वाक्य लिखा अपनी आत्मकथा में, नो पियन नो वाटर। उस समय ऐसी बोतलें नहीं होती थी जो भी आपको बढ़ रही थी, जिन बोतलों के लिए आप हाहाकार मचा रहे थे, उस जमाने में नहीं होती थी। उस जमाने में पियर नहीं आता था तो पानी नहीं मिलता था। उनके नंबर बहुत अच्छे है क्लास में, व्यवस्था थी कि जिसके नंबर जितने अच्छे होंगे वो उतना आगे बैठेगा, पर उनको ये ऑप्शन नहीं था कि वो आगे बैठ सके, उन्हें पीछे बैठना था। ये सब झेलते झेलते वो पढ़े। जब 10वीं क्लास में आए, उन्होंने उस बच्चे को, भीमराव को, एक छोटी सी पुस्तक भेंट की जो बुद्ध की जीवनी थी, और कहा कि इसको पढ़ो। अम्बेडकर कहते हैं कि उस पुस्तक को और मैं अपने अध्यापक केलुस्कर जी को जिंदगी भर नहीं भूल पाया। वही केलुस्कर जी बाद में उनको बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ से मिलवाने ले गए, वजीफा दिलवाया, फिर वजीफा बढ़ा, और जब वो एल्फिंसन कॉलेज के विद्यार्थी हुए तो उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली, वहीं से मिली, बड़ौदा से मिली। और 2013 से 17 आप जानते हैं कि वो 4 साल कोलंबिया में रहे और इतनी मेहनत करते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी करने के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी एमए और पीएचडी कर डाली। और उन्होंने कहा कि मैं भी बाकी विद्यार्थियों की तरह कुछ घंटे पढ़ के बाकी मौज मस्ती कर सकता था, पर मैंने रोज 21 घंटे पढ़ना चुना ताकि मैं वो सारी सीमाएं दूर कर सकूं जो मैंने अपने समाज में देखी है। 17 में वो भारत वापस आए। अब देखिए स्थिति क्या होती है। जब वो भारत आए तो 4 साल अमेरिका में रहे थे, बीच में लंदन में रहे थे, तो उनको वहां जाति व्यवस्था नहीं थी, वहां कोई अछूत नहीं था। वहां भी ब्लैक्स की दिक्कत थी, अश्वेतों की दिक्कत थी, पर क्योंकि वो अश्वेत नहीं थे इसलिए वो दिक्कत उन्होंने नहीं महसूस की। तो उन्होंने 4 साल देखा कि एक समानता का व्यवहार उनके साथ हुआ, तो वो उसके अभ्यस्त हो गए। अब भारत आए, बड़ौदा महाराज के साथ जो सहमति थी वो ये कि जब वो पढ़ के आएंगे तो बड़ौदा सरकार में सिविल सेवक बनेंगे, दीवान बनेंगे, और उनको बनाया गया, उनको वहां का सैन्य सचिव बनाया गया कि जो सेना का सारा काम है उसको देखने की जिम्मेदारी दी गई। अब सोच के देखिए क्या हुआ उनके साथ। वो व्यक्ति बंबई से बड़ौदा आया, और जब बड़ौदा आया तो उसको लगा कोई तो लेने आएगा, क्योंकि वो महाराज के सिविल सर्वेंट थे। स्टेशन पर कोई लेने नहीं आया उनको, क्योंकि उनका समाज पिछड़ा हुआ था। तो कोई बात नहीं, उतरे, सोचा कि अब कहां रहूं। उनको अंदाजा था कि जो हिंदू समाज की धर्मशालाएं हैं, होटल से, वहां उनको अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अस्पृश्य माने जाते हैं। तो काफी ढूंढने के बाद उनको एक पारसी धर्मशाला मिली। ये सब बातें अम्बेडकर जी ने अपनी जीवनी में लिखी है, आत्मकथा में, वहीं से बता रहा हूं, उन्हीं की लेखनी है। क्योंकि पारसी धर्म में तो जाति व्यवस्था नहीं है, तो उनको लगा यहां शायद शांति मिलेगी। वो पारसी धर्मशाला में गए, वहां कमरा लिया, एक ही कमरा था, बड़ा बहुत बुरी हालत में कमरा था, फर्नीचर से भरा हुआ गोदाम जैसा कमरा, उसी के कोने में रहने की व्यवस्था हुई। तो रहने लगे। कुछ देर के बाद उस धर्मशाला का जो केयर टेकर था वो गुस्से में आया और उसने कहा कि तुम पारसी नहीं हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पारसी नहीं हूं। तो बोले बताया क्यों नहीं? बोले आपने पूछा नहीं, मैं क्यों बताऊं? लेकिन उस धर्मशाला में कई महीनों से शायद कोई आया ही नहीं था, हालत खराब थी। तो फिर सहमति बनी कि यार तुम ना रजिस्टर में कोई पारसी नाम लिख दो, मैं मैनेज कर लूंगा। और बोले मुझे कुछ दिन में घर मिल ही जाएगा, मैं फिर वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। तो एक पारसी नाम कुछ रख के काम चलाया। लेकिन 11 दिन हुए थे अभी, और 11वें दिन लगभग 10 से 15 पारसी युवक हथियार, लाठी, डंडे हाथ में लेके चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़े। और तब उन्होंने कहा कि एक अछूत आदमी पारसी धर्मशाला में कैसे आ गया? तुमने हमारी धर्मशाला खराब कर दी। अम्बेडकर जी ने कहा कि आपके धर्म में तो जाति व्यवस्था है नहीं। बोले वो सब हमें नहीं पता, भागो यहां से।
और खतरा था कि हिंसा हो सकती थी। अंत में तय हुआ कि शाम तक का समय है, छोड़ देना, वरना छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर अपने ऑफिस गए। ऑफिस में उनकी कुर्सी अलग बनाई गई। उनका चपरासी उनको पानी इस तरह से देता था कि जैसे किसी खराब व्यक्ति को दे रहा हो। फाइलें फेंक के देता था ताकि छू ना दे। अब उस व्यक्ति का मन सोचिए कि जो व्यक्ति इतना पढ़ के आ गया है, अमेरिका से पीएचडी, उनसे हमें मुख्य रूप से 3-4 बातें सीखनी है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ सीखा है 3 व्यक्ति से सीखा है। बुद्ध से सीखा, कबीर से सीखा और ज्योतिराव फुले से सीखा। सच बात है कि उन्होंने अपनी माँ भीमा बाई से भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि माँ ने ही सिखाया था कि भूल के भी झगड़ा मत करना, पढ़ना। और उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ये भी था कि जब उनकी माँ की मृत्यु हो रही थी तो कोई वैद्य उनके घर तक नहीं आया, क्योंकि वो अछूत महिला थी। तो वैद्य उनके घर में कैसे आ सकता था? और तब उनको लगा कि मेरी माँ जिस रोग से मरी वो तो चलो एक दैहिक रोग था, पर ये समाज जिस मानसिक रोग से ग्रस्त है उसका इलाज जरूरी है। जीवन भर उन्होंने वो किया। अम्बेडकर जी से आपको और हमें क्या सीखना चाहिए? मैं तो अपने हिस्से का सीखता हूं, आपको भी क्या सीखना चाहिए? देखिए, जो समाज का वंचित समुदाय है जिसमें हम में से अधिकांश लोग आते हैं, आपको समानता की स्थिति में आना है। अम्बेडकर जी एक बड़ा सुंदर संविधान देश का लेके गए हैं। उस संविधान में एक हिस्सा मूल अधिकारों का है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों में सबसे पहला अधिकार समानता का है, न कि स्वतंत्रता का है, क्योंकि समानता जरूरी है। और अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, ये 5 अनुच्छेद पूरी तरह से समानता को सख्त करने का प्रयास करते हैं। और आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखते हैं अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध होगा और दंडनीय होगा। अपने मरने से 1 साल पहले दबाव डाल के 1955 में उन्होंने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित करवा लिया, जिसके तहत अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को या छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? आपको क्या सीखना चाहिए? पहली बात, उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और जो इसको जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। बिना शिक्षित हुए कुछ नहीं हो सकता। और यहां तक कहा कि तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। क्योंकि एक जीवन में अगर आप चाहते हैं कई जीवन के बराबर जिंदगी जी के आगे बढ़ना, उसका एक ही रास्ता है, किताबें, पढ़ाई। इसके उदाहरण को डॉक्टर अम्बेडकर है। आपके समाज के पास न उतना पैसा है, न उतनी जमीन है, न उतनी संपत्ति है, न उतना रसूख है, न उतनी पॉलिटिकल ताकत है। जिन समुदायों, जिन परिवारों के पास ये सब नहीं होता, उनके पास आगे बढ़ना एक ही रास्ता बचता है, वो है शिक्षा, तालीम। और सोशल मीडिया ने एक अच्छा काम ये किया है कि अच्छी अच्छी पढ़ाई, अच्छे अच्छे अध्यापक अब आपके मोबाइल फोन की मदद से आप सबके घर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब तो हमारे पास ये भी कहने को नहीं है कि अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। जो टीचर दिल्ली को मिलते हैं, जो जेएनयू को मिलते हैं, जो मुंबई को मिलते हैं, देश के अच्छे अच्छे संस्थान को मिलते हैं, हार्वर्ड को मिलते हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन, और उनमें से बहुत सारी क्लासेस उनके निःशुल्क यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। अगर आपके अंदर पढ़ने की जिद हो तो आज पढ़ना पहले की तुलना में बहुत आसान हो चुका है। असली बात है कि आपके अंदर वो जिद है या नहीं। दूसरी बात, मैं आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ। दृष्टि नाम की संस्था हमारी है और हमारे बहुत सारे बच्चे आईएएस बनते हैं, जिनमें से बहुत अच्छा अनुपात उन बच्चों का है जो SC ST कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से होते हैं। मैंने एक चीज देखी है, आपसे विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समाज के पिछड़े समुदाय से आते हैं और उनको इस बात की बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं पिछड़े समुदाय से हूं। उनको आरक्षण मिलता है, वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और आईएएस आईपीएस बनने के बाद कोशिश करते हैं कि उनकी वो पहचान खत्म हो जाए कि वो पिछड़े समुदाय से हैं,
और वो किसी उच्च समुदाय के व्यक्ति से शादी ब्याह करके अपने आप को वहां एक्सेप्ट करवा ले किसी तरह से, ऐसी उधेड़-बुन में लग जाते हैं। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाह रहा हूं, जिस समाज से आप हैं उस समाज को लेकर शर्मिंदा कभी नहीं होना, एकदम नहीं होना। आप सिविल सेवक बनेंगे, नेता बनेंगे, पुलिस वाले बनेंगे, जज बनेंगे, जो भी बनेंगे, आपकी मुख्य जिम्मेदारी संविधान के प्रति है, अपने दायित्वों के प्रति है, एकदम ठीक बात है, उसमें कोई कोताही करने में नहीं चाहिए। पर ध्यान रखना है, आरक्षण के पीछे का मूल तर्क क्या है? आप सोच के देखिए कि इस देश में कुल नौकरियां अगर मैं मान लूं केंद्र में तो 1 लाख के आसपास, जिनमें एससी समाज की 15,000 के आसपास होंगे। एससी समाज की कुल आबादी अगर हम देखें, इसमें 16% से ऊपर आबादी है। अगर 150 करोड़ दिमाग में रखने या 140 करोड़ रखने, तो 23 करोड़ के आसपास आबादी दलित समाज की या एससी समाज की भारत में। 23 करोड़ में से अगर 15,000 लोग नौकरी पा लेंगे